आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि तकरीबन 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। गांव का नाम था हल्दीगढ़। सब कुछ सही चल रहा था, मगर उसी वक्त मेरे घर में काम करने वाले बिरजू काका ने ये कहकर मेरी खुशी में खलल डाल दिया। साहब, आपको हल्दीगढ़ गांव की स्कूल में नौकरी मिली है? इस पर मैं बोला, हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? इस पर बिरजू काका ने बोला, साहब, सुना है कि उस गांव में उन लोगों का वास है। मेरा गांव भी हल्दीगढ़ गांव के बगल में ही है ना। इस पर मैं बोला, किनका? चोरों का? अरे वो लोग तो हर जगह ही बसते हैं। इस पर बिरजू काका ने जवाब दिया, नहीं, चोर नहीं, भूतों का वास है साहब। अगर आपको जाना ही है तो आप ये रख लीजिए। इतना बोलकर बिरजू काका ने अपने गले का ताबीज उतारा और उसे समेटकर मेरे हाथों में रख दिया। मैंने भी बिना किसी अगर मगर के वो ताबीज रख लिया और सोने चला गया क्योंकि कल ही मेरी ट्रेन थी। अगले दिन ही मैंने हल्दीगढ़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी पड़ी थी और अभी हल्दीगढ़ गांव भी बहुत दूर था, लिहाजा मैं धीरे धीरे खिड़की की ओर सरकने लगा। जैसे तैसे ट्रेन में एक लंबा वक्त बिताने के बाद रात के तकरीबन 8:30 बजे मैं हल्दीगढ़ स्टेशन पर उतरा। खामोशी की एक मोटी सी चादर ने स्टेशन को पूरी तरह से ढककर रखा था। दूर दूर तक स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं था। खैर, स्टेशन गांव का था तो ये नज़ारा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था। दिमाग खटाए बिना मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। चूंकि स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जितनी खामोशी स्टेशन के अंदर थी उतनी ही बाहर भी थी। दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। ये सब देखकर एक पल के लिए मुझे बिरजू काका की बात सच लगने लगी थी। बड़ी दिक्कत तो ये थी कि मुझे सिर्फ स्कूल का नाम ही पता था। असल में वो स्कूल है किधर ये मुझे ठीक ठाक पता नहीं था। ऊपर से कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिख रही थी। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी मैं जिधर से होकर स्टेशन से निकला था उधर ही एक छोटी सी पान की गुमटी दिखी। पान वाला बहुत जल्दी में था और अपनी गुमटी बंद कर रहा था। मैंने सोचा पता बताने के लिए ये पान वाला ही सबसे बेहतर रहेगा, लिहाजा मैं चलकर उस पान वाले के पास गया और बोला, भाई साहब, ये गंगाराम हाई सेकेंडरी स्कूल किधर होगा? मेरी बात सुनकर उस पान वाले ने मुझे एक नज़र अच्छे से देखा, फिर बोला, गंगाराम स्कूल बहुत दूर है। पैदल चलकर जाने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाएगा। इस रोड को पकड़कर सीधे चले जाइए। फिर मैंने पूछा, अच्छा भाई साहब, आप इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ 8:45 ही बजे हैं। इस पर उस पान वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही गुमटी बंद करते हुए कहा, यहाँ ऐसा ही होता है, अभी वो लोग आ जाएंगे, आप भी निकलो जल्दी। इतना बोलने के बाद ही वो अपनी गुमटी बंद करके वहाँ से चला गया और जाते जाते मेरे जहन में एक सवाल छोड़ गया कि आखिर वो किसके आने की बात कर रहा था, कौन आ जाएगा। अभी मैं खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से किसी गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ आई। पीछे पलटकर देखा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं थी।
खैर मैंने चैन की सांस ली। कम से कम अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उस ऑटो वाले को अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ लगाया, ऑटो, हे ऑटो, इधर। आवाज़ सुनते ही ऑटो वाले ने रिक्शा को मेरी ओर बढ़ाया। जैसे ही वो रिक्शा मेरे पास आकर रुकी, तब मेरे कुछ बोलने से पहले ही ऑटो ड्राइवर ने बोला, अच्छा, तो आप ही हैं नए मास्टर साहब? बैठिए, गंगाराम स्कूल तक आपको छोड़ देता हूँ। उस ऑटो वाले के मुंह से ये सब सुनकर शायद कोई भी हैरान रह जाता। मैं भी था। बहुत हैरान होकर मैंने उस ऑटो वाले से पूछा, तो तुमको ये सब कैसे मालूम? इस पर ऑटो वाला बोला, साहब, हमें आप लोगों के बारे में सब पता रहता है। आपको जाना है या नहीं? इस पर मैंने बोला, नहीं भाई, जाना है, चलो। इतना बोलकर मैं ऑटो में चढ़ के बैठ गया। ऑटो चलने लगी। ऑटो वाले ने अपना पूरा बदन एक सफ़ेद रंग की चादर से ढककर रखा था, जैसे मर जाने के बाद किसी लाश को ढक दिया जाता है। बातचीत के दौरान ऑटो वाले के पहनावे पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। खैर, उसका शरीर वो जो भी पहने, मुझे क्या। घने अंधेरे को चीरती हुई ऑटो रिक्शा आगे बढ़े जा रही थी। जब से मैंने यहाँ कदम रखा है, तब से लेकर अभी तक कुछ गिने चुने लोग ही दिखे थे, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। गांव जितना भी छोटा हो, स्टेशन पर या फिर सड़क पर एक दो लोग तो दिखते ही हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रख नहीं सका और ऑटो वाले से पूछ लिया, अच्छा भाई साहब, यहाँ इतने कम लोग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मतलब स्टेशन पर भी कोई नहीं था, यहाँ रोड पर भी कोई नहीं है, आखिर बात क्या है? इस पर ऑटो वाले ने जवाब दिया, आपको किसी ने बताया नहीं? यहाँ भूतों का वास है। रात में लोग यहाँ घर से बाहर नहीं निकलते, और जो निकलते हैं वो लोग कभी वापस घर नहीं जा पाते। पहले बिरजू काका और अब इस ऑटो वाले से भी वही बात सुनकर कहीं ना कहीं मुझे यकीन होने लगा था। लेकिन जब इस ऑटो वाले के मुताबिक रात में यहाँ कोई नहीं निकलता, तो फिर ये ऑटो वाला रिक्शा किसके लिए चला रहा है? अभी मैं उस ऑटो वाले से पूछने ही वाला था कि तभी उसने ऑटो रोकते हुए कहा, साहब, एक मिनट, मैं ज़रा अपने घर से होकर आता हूँ, आप बैठिए, बस तभी आया। मैंने आसपास देखा तो बाईं ओर सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर के ऊपर एक बोर्ड भी था, जिस पर सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ था, मगर क्या उस काले घने अंधेरे में साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। ऑटो वाला ऑटो से उतरकर उसी घर में चला गया, मगर मैं अभी भी उस घर के ऊपर लगे बोर्ड में लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी दूर से कुछ भी साफ नहीं था। अंत में जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं ऑटो से नीचे उतरा और उस बोर्ड के करीब जाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ऑटो से उतरकर थोड़ा पास जाते ही मुझे उस बोर्ड पर लिखे शब्द दिखने लगे। उस बोर्ड पर लिखा था मुर्दा घर। ये देखने के बाद मेरे डर की कोई सीमा ना रही। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर उस ऑटो वाले ने इस मुर्दा घर को अपना घर क्यों बताया। एक पल को तो मैंने सोचा यहाँ से भाग लेता हूँ, मगर फिर सोचा कि भागकर कितनी दूर जाऊँगा, मुझे तो ठीक से रास्ता भी नहीं मालूम। यही सब सोचकर मैं डरते डरते वापस ऑटो में जाकर बैठ गया। जहाँ एक ओर मैं डर रहा था, वहीं दूसरी ओर मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है ये ऑटो वाला इंसान ही हो और किसी काम से इस मुर्दा घर में गया हो। कुछ देर बाद मुर्दा घर से निकलकर वो ऑटो वाला रिक्शा में आया और रिक्शा चालू करके आगे बढ़ाने लगा।
मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन बाहर से मैं उस रिक्शा वाले को अपना डर जाहिर करना नहीं चाहता था। मैंने खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए उस रिक्शा वाले से पूछा, क्या करने गए थे तुम अंदर घर में? इस पर रिक्शा वाला बोला, अंदर मेरे बहुत से दोस्त हैं ना, तो उनमें से एक को सामान देने गया था। जिसको सामान पहुंचाना था वो चल नहीं सकता। ट्रेन से कटने के बाद कमर से नीचे वाला हिस्सा उसका मिला नहीं। बेचारा दिन भर पड़ा रहता है, तो उसका सामान भी मैं ही पहुंचा देता हूँ। उस ऑटो वाले से ये सुनकर मैं और भी डर गया और डरते डरते बोला, क्या कमर से कटने के बाद भी वो जिंदा है? इस पर ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, ट्रेन से कटने के बाद भी कोई बच पाता है? अब देखिए ना, मैं भी तो उसी के साथ ही कटा था। देखिए मेरा सर अलग हो जाता है। इतना बोलकर ही उस ऑटो वाले ने अपने सर को अपने धड़ से अलग करके हाथों में ले लिया। ये नज़ारा देखकर मेरे शरीर के रोंगटे तलक कांप गए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं अगले 2 मिनटों में ही बेहोश हो गया। पूरी रात बेहोश रहने के बाद अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तब मैं उसी मुर्दाघर के बाहर पड़ा था। मगर मैं यहाँ आया कैसे, जबकि मैं मुर्दाघर से दूरी पर बेहोश हुआ था। खैर जो भी हो, मेरी जान बच गई और शायद बिरजू काका के ताबीज की वजह से ही मेरी जान बच गई। पर क्या होता अगर मेरे पास वो ताबीज ना रहता, ये सोचकर मैं आज भी कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।